वेलकम एवरीवन टू द प्रिंस सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल। मेरा नाम अमन कुमार अटकान है और जैसे ही आपको पता है कि हम लोगों ने क्या है साइंस और टेक के लिए एक सीरीज चला रखी है करंट अफेयर्स के लिए। तो हम आज अपने तीसरे वीक पे आ गए हैं जो है 16 अक्टूबर से लेके 22 अक्टूबर के बीच में जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी के करंट अफेयर्स है वो उन सबको हम आज यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो टाइम मैं आपको पहले ही बता देता हूं, आज का सेशन थोड़ा सा लंबा होने वाला है बिकॉज इस वीक कुछ ज्यादा ही न्यूज थी। बट हम क्या करेंगे, सारे चीजों को साथ लेके चलेंगे और ज्यादा लंबा ना करते हुए अच्छे तरीके से पूरे वीक की जो न्यूज है उन सबको हम कवर करेंगे। तो पहली न्यूज जो है उसके बारे में हम बात करते हैं। मैं ये मान के चल रहा हूं कि इंस्टाग्राम आज के टाइम पे हर कोई चला रहा है। आजकल वो फेमस हो रहा है ना, मोदी जी और इटालियन जो है प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया, उनके बारे में, ठीक है, उनकी मीम्स बनाए जा रहे हैं, उनकी वीडियोस बनाई जा रही हैं जिनमें से वो फेमस सॉन्ग जो है मेरा इंतकाम देखेगी वाला मोदी जी और उनकी वीडियोस पे एडिट किया जा रहा है। ठीक है, क्या वो एक्चुअल में वीडियोस है? वो जो भी वीडियोस हैं, वो जितनी वीडियोस हैं उनको कैसे बनाया गया? उनको बनाया गया है डीप फेक टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए। ठीक है, अब ये डीप फेक टेक्नोलॉजी है क्या? डीप फेक टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें आप क्या कर रहे हो, आप फोर्ज कर रहे हो डिजिटल रूप से, या तो आप इमेजेस को और या फिर वीडियो, किसी भी एक पर्सन की वीडियोस को आप क्या कर रहे हो, ऐसे बनावटी बना रहे हो और आप वो चीजें बोलने के लिए ऐसे कंटेंट क्रिएट कर रहे हो जिनमें उस पर्सन ने वो बातें कही नहीं है, बट देखने में ऐसे और सुनने में क्या लगता है कि जो पहला पर्सन था उसने वही सब बातें की हैं और आप क्या है एक जाली तरीके से कंटेंट क्रिएट कर रहे हो इस टेक्नोलॉजी का यूज करके। ठीक है, और सबसे बड़ा, क्या ये टेक्नोलॉजी अभी की है, क्या ये पहले आई थी या अभी आई है? बिकॉज अभी ज्यादा न्यूज में क्यों देखने को? बिकॉज इसलिए क्योंकि वो जो हम इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो हमारे डे टू डे लाइफ में भी हम वो सब वीडियोस देख रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी डीप फेक, पर सबसे पहले टेक्नोलॉजी कब आई? सबसे पहले टेक्नोलॉजी आई थी 2017 में। एक रेडिट था, रेडिट एक वेबसाइट है माइक्रो ब्लॉगिंग वाली, जहां पे एक बंदे ने अपने आप को डीप फेक कहा था और उसने ये कहा था कि मैं एक्चुअल में हूं ही नहीं। और उसने क्या किया था, उसने गूगल का जो ओपन सोर्स है उसका यूज करते हुए, ठीक है, उसमें कुछ माल फंक्शन यूज करते हुए टेक्नोलॉजी का क्या कर दिया था, उसने कुछ पोस्ट क्रिएट करी थी और जो क्या थी, जो अडल्ट पोस्ट थी और कुछ पोन्स वीडियोस उसने अपलोड कर दी थी यूज करते हुए। तो सबसे पहले जो डीप फेक का था वो 2017 में किया गया था। ठीक है, और उसने क्या किया था, उन पोस्ट में किसी का वीडियोस किसी की थी और चेहरा किसी और का यूज किया था, और जो टेक्नोलॉजी जिसका यूज किया था दैट टेक्नोलॉजी नोन एज फेस स्वैपिंग। कि फेस स्वैपिंग कि चेहरा आपका है और वीडियो किसी और की है, ऐसा यूज करके उन्होंने वीडियो बनाई थी 2017 में। बट अभी ये न्यूज में ज्यादा इसलिए आ रहा है बिकॉज ऐसी टेक्नोलॉजी का यूज करने के लिए जहां पे आप क्या है, किसी की आपने आई उठाई है यहां से, किसी की आपने आई उठाई, किसी की हेयर उठाई, किसी की आईब्रो उठाई, किसी की नोज उठाई, और चार पर्सन अलग अलग यूज करते, आपने क्या कर दिया, एक नए पर्सन को क्रिएट कर दिया जो एक्चुअल में है ही नहीं। यहां पे क्या है, यहां पे आपका प्रोसेस कम हो रहा है। बट जब आप क्या करते हो, जब आप वीडियोस भी ऐसे बनाने लगते हो जिसमें क्या है फेस के साथ साथ वॉइस भी है और वो सब है, बट पहले भी ये चीजें थी पॉसिबल, बट जैसे ही एआई आया, एआई क्या करता है, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, कृत्रिम बुद्धि जो है, वो क्या कर रही है, वो इन प्रोसेसेस को वेरी फास्ट तरीके से ही कर रही है। ठीक है, पहले आप अगर आप नॉर्मल कंप्यूटर का यूज करके ऐसी वीडियोस बनाते हैं तो आपको टाइम लगेगा, बट एआई क्या कर रही है, एआई उस काम को वेरी फास्टली कर रही है। तो अगर डीप तरीके से देखा जाए तो आप क्या डीप फेक टेक्नोलॉजी करके आप किसी को इन्फ्लुएंस भी कर सकते हो, बहुत परेशानियां क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, और अगर मैं बेसिकली बात कहूं कि यहां पे प्रॉब्लम मिसयूज टेक्नोलॉजी का क्या हो रहा है, सबसे पहले स्कैम्स या हॉक्सीज हो रहे हैं। ठीक है, सेलिब्रिटीज की पोर्नोग्राफी आ रही है, साथ के साथ इलेक्शन का मैनिपुलेशन हो सकता है कि क्या है, अगर कोई पार्टी का कोई लीडर है, उन्होंने एक्चुअल में ऐसी बात की नहीं, बट क्या है वो बात किसी और ने बोली और उसके बाद में अभी ये जो पार्टी का जो मेंबर था उसके जीतने के चांसेस थे, बट उसने कोई ऐसी बात बोल दी जो वहां के वोटर्स को बुरी लग गई। बट वीडियो क्या थी, वीडियो डीप फेक से बनाई है, एक्चुअल में उस पर्सन ने, एक्चुअल में उस कैंडिडेट ने इलेक्शन में ऐसी बात कही नहीं, बट वीडियो को कैसे पोर्ट्रे किया गया, ऐसे ही पोर्ट्रे किया। सेम जो मणिपुर का इशू हुआ था, ठीक है, मणिपुर में क्लैशेस हुए थे, बट क्या है, आप डीप फेक का यूज करके लोकेशन तो आप दिखा रहे हो कहां की, मणिपुर की, ठीक है, बट एक्चुअल वीडियो क्या पर्सन का वो कहीं और का है, तो आप क्या दिखा सकते हो, डीप फेक का यूज करके लोगों को झगड़ा भी करा सकते हो, लोगों को कर सकते हो। साथ के साथ क्या है, सोशल इंजीनियरिंग हो सकती है, आप डिस इन्फॉर्मेशन भेज मिला सकते हो, जो इंफॉर्मेशन है उसका तोड़ मड़ोड़ के अपने यूज के लिए यूज कर सकते हो। साथ के साथ आप किसी की आइडेंटिटी थेफ्ट कर सकते हो, किसी की आप पर्सनैलिटी चुरा सकते हो
कि एक्चुअल में मैं अमन अटकान, मेरा फेस यूज करके आप क्या कर लो, मेरी आइडेंटिटी सुधार लो और मेरा फेस आप कहीं कहीं यूज करने लग जाओ। साथ ही साथ इसके अलावा क्या है, आप फाइनेंशियल फ्रॉड भी कर सकते हो। ठीक है, कि क्या है, मेरा फेस यूज करके आप ये कह दो कि मैं अमन अटकान हूं और आप क्या करो, आप मेरे अकाउंट में डी फेक यूज करके सारे पैसे निकाल लो। तो कुछ ये थे जिनकी वजह से क्या है, इस टेक्नोलॉजी का मिसयूज हो रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्या यहां पे इस टेक्नोलॉजी को यूज करने के लिए कोई कानून नहीं बना है? सबसे पहले हम बात करते हैं चाइना की। चाइना ने इस टेक्नोलॉजी डी फेक के अगेंस्ट में, डी फेक के अगेंस्ट में चाइना ने रूल बनाया हुआ है। उस रूल में यह कहा गया है कि अगर किसी भी पर्सन की कोई भी आइडेंटिटी ली गई है तो पहले उस पर्सन से कंसेंट लेना पड़ेगा, उसकी वो लेनी पड़ेगी, परमिशन लेनी पड़ेगी कि सुनो सर, हम आपकी आइडेंटिटी है, आपकी फोटो है या आपकी वीडियो है, हम इसका यूज करके और डी फेक से एक नई वीडियो या एक नई फोटो क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या, आपको उस पर्सन को बताना पड़ेगा, नोटिफाई करना पड़ेगा और उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी, उसकी कंसेंट लेनी पड़ेगी। ये तो पहली चीज। दूसरी चीज, जो भी डॉक्यूमेंट्स डी फेक टेक्नोलॉजी का यूज करके बने हैं उन सबको लेबलिंग करनी पड़ेगी। उनके ऊपर क्या लिखना पड़ेगा, उनके ऊपर लेबल क्या करना पड़ेगा। जैसे क्या है, मैंने यहां पे लोगो लगा के क्या कर दिया, लेबल कर दिया कि ये वीडियोस कहां बनी है, ये वीडियोस बनी है प्रिंस सिविल सर्विसेज एकेडमी पे। ठीक है, प्रिंस सर्विस, तो मैंने इसको लेबल कर दिया। ऐसे ही क्या है, जो डी फेक टेक्नोलॉजी वाली वीडियोस है उनको क्या करना पड़ेगा, लेबल में करना पड़ेगा। और चाइना ने सब क्या कर रखा है, मैंडेटरी किया हुआ है कि ये क्या है, जब भी आप कोई कंटेंट ऐसा तैयार करते हो, चाहे वो वीडियो है या ऑडियो है, तो आप इन दोनों चीजों को आपको क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, हम आगे मूव करते हैं। अगर हम बात करें ईयू की, ठीक है, यूरोपियन यूनियन की बात हम करें कि यूरोपियन यूनियन के क्या कानून है, तो यूरोपियन यूनियन क्या कहता है, यूरोपियन यूनियन का एक कोड ऑफ कंडक्ट है। इसमें उन्होंने अपडेट किया है और अपडेट करने के बाद उन्होंने क्या है, कुछ नए रूल्स किए हैं कि जो डी फेक है, डी फेक जो टेक्नोलॉजी है उसका यूज करके आप मिस इंफॉर्मेशन या झूठी जानकारी नहीं फैलाओगे। साथ ही साथ जैसे फेसबुक हो गया, मेटा हो गया, मेटा जो फेसबुक का है, गूगल हो गया, एप्पल हो गया, इन सभी कंपनी को क्या बोला है कि आपको बताना पड़ेगा कि डॉक्यूमेंट जो पहले अपलोड हुआ है उस यूजर के बारे में आपको बताना पड़ेगा कि इस बंदे ने यहां पे डीप फेक टेक्नोलॉजी का यूज किया है। साथ ही साथ ये सबसे अच्छा कानून बनाया है क्योंकि इस कानून में सभी कंपनीज को, सभी टेक कंपनी जैसे गूगल हो गया, मेटा हो गया, मेटा जो फेसबुक है उसका भी नाम मेटा हो गया, और एप्पल हो गया, इन सबको 6 महीने का टाइम दिया है कि जितने भी ये रूल रेगुलेशंस ईयू यूरोपियन यूनियन लेके आए इनको 6 महीने के लिए में आपको इंप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप इंप्लाई नहीं करते हैं तो आप पे फाइन लगेगा, और फाइन कितना होगा, 6% होगा। वो भी सिर्फ यूरोपियन यूनियन ने, आपका पूरे ग्लोब में कितना एक साल का टर्न हुआ है उस टोटल टर्नओवर के ऊपर आपको 6% का फाइन देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या है, ये मतलब आपने उस कानून को क्या दे दिया, टीथ दे दिए कि आपका क्या करेगा, वो बाइट भी कर सकता है आपका कानून। ठीक है, यूएसए में क्या है, यूएसए ने जुलाई 2021 में किसके साथ में, बाई पार्टीशन फेक ट्रस्ट फोर्स एक्ट बनाया, जिसमें उन्होंने क्या किया, डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड एंड सिक्योरिटी को ये राइट्स दिए कि आप क्या करोगे, पूरे ईयर में, पूरे एक साल में कितनी वीडियोस ऐसी है जो डीप फेक के साथ बनी, कितनी ऐसी है जिन्होंने मिस इंफॉर्मेशन फैलाई, उन सब का क्या है, उन सब के अगेंस्ट में ये जो है डीएचएस, डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी, अगेंस्ट में काम करेगा। ठीक है, ये तो होगी बाकी कंट्रीज के बारे में। अब इंडिया की क्या राय है, क्या इंडिया ने ऐसा कोई कानून बनाया है, ऐसा कोई रूल है? तो बात यह है कि फिलहाल कोई भी ऐसा लीगल रूल है नहीं इंडिया में, किसके अगेंस्ट में, डीप फेक के अगेंस्ट में। बट गवर्नमेंट क्या कर सकती है, गवर्नमेंट इंटरनेट प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, मेटा, ठीक है, गूगल, एप्पल, इन सबको क्या कर सकती है, इन सबको ऑर्डर पास कर सकती है, किसके लिए, इंफॉर्मेशन के लिए, किसके अंडर में, सेक्शन 4 सब सेक्शन 2 ऑफ आई2 रूल्स 2021 के अंडर में आप क्या कर सकते हो, आप एक ऑर्डर पास कर सकते हो। उस ऑर्डर में क्या है, ऑर्डर में आपको बताना पड़ेगा, किनको, इन टैग कंपनीज को बताना पड़ेगा कि इसका जो भी वीडियो है या जो भी ऑडियो है या फिर क्या है, इमेज है, कोई भी, कौन सी, जो डीप फेक से बनी हुई है, इसका ओरिजिन कहां है, कि सबसे पहले किस पर्सन ने इसको अपलोड किया था, इस बारे में। ठीक है, और एक टर्म बहुत यूज हो रही है बेटा आजकल न्यूज में, दैट इज नोन एज ट्रेसिबिलिटी। ट्रेसिबिलिटी वो है, ये ऑर्डर है, ये क्या करेगा, ये कोर्ट कोई भी कोर्ट क्या करेगा, ऑर्डर पास करेगा, किसका, ट्रेसिबिलिटी का, किसके क्या है, जो भी वीडियो अपलोड हुई है उसका क्या है, पहले पर्सन का पता लगाओगे किस पर्सन ने ये अपलोड की है। ठीक है, और ये कुछ पॉइंट्स है बेटा, देख लीजिएगा। तो अभी गवर्नमेंट इतना क्यों इनिशिएट कर रही है, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कहीं ना कहीं लगता है कि डी फेक टेक्नोलॉजी जो है, जो इलेक्शंस होने वाले हैं 2024 में, उन इलेक्शंस को कहीं ना कहीं क्या कर सकती है,
इफेक्ट कर सकती है, उनके ऊपर अपना अफेक्ट डाल सकती है, अपना प्रभाव डाल सकती है, इन्फ्लुएंस कर सकती है। तो इससे बचाव के लिए क्या है, गवर्नमेंट पहले से क्या करना चाहती है, अपने कंट्रोल और मेजर्स लेके आना चाहती है, किसके अगेंस्ट, डीफेक टेक्नोलॉजी के। तो ये हमारी फर्स्ट न्यूज थी जो अभी कंप्लीट हो गई है। सेकंड न्यूज पे आते हैं। सेकंड न्यूज हमारी फिर से इजराइल से है, इजराइल के जेरिको मिसाइल के बारे में है। ठीक है, ये देख लो बेटा, ऐसे दिखती है जेरिको मिसाइल गाइस। दोस्तों देखो, ऐसे जेरिको मिसाइल दिखती है, ऐसे ये लॉन्च होती है। ये पूरा जेरिको मिसाइल के बारे में। ठीक है, अब बाइबल में भी इसके बारे में कुछ न्यूज है, जो एक बुक ऑफ जोशुआ है। क्या है, बुक ऑफ जोशुआ। इसके अंडर में, बाइबल के अंडर में एक बुक है बुक ऑफ जोशुआ, उसमें यह दिया गया, किसके बारे में जिक्र किया गया, जेरिको के बारे में जिक्र किया। जेरिको क्या है, जेरिको एक सिटी है, कहां, पैलेस्टीन में, ठीक है, इजराइल में। तो इजराइल की फोर्सेस क्या थे, यहां पे घुस गए थे, और ठीक है, जेरिको की जो सिटी थी उसको कवर नहीं, कंट्रोल नहीं कर सकते थे, और इजराइल के जो सैनिक थे वहां पे घुस गए थे, और फिर क्या उन्होंने क्या किया था, इस सिटी को अपने कंट्रोल में ले लिया था। ठीक है, ये वैसे माइथोलॉजिकल कहानियां है, एक्चुअल में ऐसा नहीं था, बट बाइबल है, बाइबल में क्या है, जेरिको एक सिटी है, उसके बारे में मेंशन किया गया है। साथ के साथ राहब नाम की एक प्रोस्टिट्यूट है, राहब नाम की एक वेश्या के बारे में भी बताया गया है, जिसने क्या किया था, जिसने अपने घर में इजरायली सैनिकों को छुपाया था और उनकी मदद की थी। ठीक है, ऐसी कुछ है जो बाइबल में है। तो हम बैक वापस आते हैं जेरिको के बारे में। जेरिको मिसाइल सिस्टम है, बेसिकली कहां का, ये है इजराइल का, और ये क्या है, ये बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है। ठीक है, इजराइल का बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है, जो सबसे पहले कहां हुआ था, 1960 में स्टार्ट किया गया था। और किसके साथ स्टार्ट किया गया था, ये स्टार्ट किया था डसाल्ट के साथ में। और बेटा गाइस, डसाल्ट वही कंपनी है जिसने हमें क्या प्रोवाइड किया है, राफेल प्रोवाइड किया है। तो कहां किया है, फ्रांस की कंपनी है, फ्रेंच कंपनी है, जिसने हमें क्या किया है, राफेल प्रोवाइड किए हैं, ये वही कंपनी है। बट क्या हुआ था, 1969 में इस कंपनी ने क्या कहा था कि हम साथ मिलके जेरिको मिसाइल को नहीं बनाएंगे, और 1969 के बाद में वो अलग हो गए थे। बट इजराइल ने क्या किया था, इजराइल ने इस टेक्नोलॉजी को फर्दर आगे बढ़ाया और आगे लेके चले गए। तो फिलहाल जो है जेरिको फर्स्ट मिसाइल आई सबसे पहले, फिर सेकंड आई। जो फर्स्ट आई थी वो 1990 के राउंड में आई थी, और ये इसकी टेक्नोलॉजी थोड़ी कम थी। ये क्या था कि ये अगर 1 किलोमीटर यानी 1000 मीटर तक के डिस्टेंस में जो जेरिको वन थी, उसमें अपने टारगेट पे फायर करके एग्जैक्ट एक्यूरेसी पे करने के चांसेस 50% थे। ठीक है, तो गाइस आप एक बार ये देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट अगर आपको लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जेरिको 1 और जेरिको 2 के बारे में। बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है जेरिको 3। जो जेरिको 3 अभी करंटली यूज है, ये इजराइल की इंटरकंटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। कौन सी, अंतर महाद्वीपीय। ठीक है, एक ऐसी मिसाइल जो एक हमारे पास 7 महाद्वीप है, 7 महाद्वीप है हमारे धरती पे, तो एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में जा सकती है। तो क्या है, अंतर महाद्वीपीय मिसाइल है। ठीक है, और सबसे पहले इसका यूज कहां किया गया, सबसे पहले जो था 2008 में इसका टेस्ट किया गया, और यूज में 2011 से। ठीक है, और साथ के साथ सबसे बड़ी बात यह है, अगर कोई भी इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल है तो एटलीस्ट जो उसकी जो रेंज होगी अटैक करने की रेंज, वो 5000 किलोमीटर तो होगी। तो इसकी कितनी है, 4800 लेके 6500 पे। अभी क्या हुआ है, अभी ये कहा गया कि जेरिको जो है वो क्या कर सकती है, वो न्यूक्लियर वॉरहेड भी लेके जा सकती है, 75 750 किलोग्राम तक क्या है, न्यूक्लियर। तो अब क्या कह सकते हैं, जेरिको क्या है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, साथ के साथ और क्या है, ये न्यूक्लियर पावर्ड नहीं है, न्यूक्लियर मिसाइल है। न्यूक्लियर पावर्ड अलग होती है, बट ये क्या है, न्यूक्लियर मिसाइल। यानी लास्ट वीक जब हमने बात की थी तो हमने क्या कहा, न्यूक्लियर पावर्ड क्या है, इसके वॉर हेड में कितना रख सकते हैं, 750 किलोग्राम तक हम क्या रख सकते हैं, न्यूक्लियर मटेरियल रख सकते हैं। ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। ये एक बेटा वायरस के बारे में है गाइस, इस वीक हम एक वायरस के बारे में पढ़ने वाले हैं, पार्वो वायरस के बारे में। थिलापिया पार्वो वायरस। देखो पार्वो वायरस जो होता है वो किस में होता है, वो डॉग्स में भी होता है। जो लोग अपने घर में डॉग्स रखते हैं उनको भी पार्वो वायरस के बारे में पता होगा बेटा। बट पार्वो वायरस इतना डेंजरस, ये थोड़ा अलग है, वो वाला अलग है। पार्वो वायरस इतना डेंजरस है, अगर एक बार हो जाता है तो क्या है, डेथ कंप्लीटली हो जाती है। डॉग्स में भी जब छोटे पपीज होते हैं, आपको उनको वैक्सीनेशन नहीं कराओगे तो उनमें क्या आता है, पार्वो वायरस आता है। तो फर्स्ट फिश में हमने देखा गया कौन सा, पार्वो वायरस देखा गया है। और कौन सी फिश में, ये वाली फिश है। ठीक है, क्या नाम इनका, टिलापिया फिश। ठीक है, जो टिलापिया फिश है इनमें देखा गया है, और फर्स्ट टाइम ये इंडिया में हुआ, कहां पे, तमिलनाडु में। और इससे पहले पहले कब हुआ था, इससे पहले देखा गया था सबसे पहले चाइना में। ठीक है, उसके बाद ये देखा गया था थाईलैंड में, और इसका एक थर्ड इंसिडेंस है जिसमें क्या है, ये इंडिया में देखा गया है। अब इसमें क्या होता है, इसमें जो भी है
ये वायरस गिल्स में आ जाता है, हार्ट में, ब्रेन में, लीवर, पैनक्रियास, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, किडनी, आईज और मसल्स। देखो गाइस, अगर इतनी जगह पे ये वायरस आ जाता है तो डेफिनेटली क्या है, डेथ तो होगी। और अनगिनत अमाउंट में क्या है, टिलापिया जो है फिश है, उनकी डेथ देखी गई है। ठीक है, ये तो हो गया न्यूज। अब टिलापिया फिश कैसी है? टिलापिया फिश जो है वो इंडिया की नहीं है बेसिकली। ठीक है, और ये बाहर से हम लेके आए हैं। और इस जो किसकी है, ये सिसलिंडी फैमिली से है, लिंडिया फैमिली से है। और इनको एक्वेटिक चिकन भी बोला जाता है। ठीक है, और इसके दो वेरिएंट है, जिसमें एक है मोजाम्बिक टिलापिया और एक नाइल टिलापिया। नाइल जो रिवर में मिलते हैं, नाइल जो टिलापिया है उसका जो साइज है वो मोजाम्बिक के कंपेरेटिवली ज्यादा होता है। और ये दोनों सबसे पहले इंडिया में मोजाम्बिक को इंट्रोड्यूस किया गया था 1950 में, और उसके बाद 1970 में नाइल टिलापिया को लेके आए थे। और लोग इसको जिबली भी बोलते हैं, तमिलनाडु के लोग जो है उसको लोकल लैंग्वेज में जिबली बोलते हैं। ठीक है, और ये आंध्र प्रदेश और केरला में उगाई जाती है। तो ये थोड़ा सा फिशेज में थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी, बीमारी थी, ये न्यूज में था। नेक्स्ट पे मूव करते हैं, रेडियो ब्रस्ट के बारे में बात करते हैं। गाइस, रेडियो ब्रस्ट कुछ भी नहीं है, सिंपल सा ये है, जब भी क्या हो, जब भी आपको चमक दिखाई दे कोई भी, ब्रस्ट रेडियो मैग्नेटिक की, किन में, रेडियो वेव्स में। ठीक है, रेडिएशन दिखाई देगा आपको ऐसे चमक। ये कुछ नहीं है, इनको हम फास्ट रेडियो बर्स्ट बोलते हैं। ये क्या है, कुछ सेकंड के लिए क्या होंगे, मिली सेकंड के लिए आपको चमके कितने दिखाई देंगे और उसके बाद क्या हो जाएंगे, बुझ जाएंगे। ऐसा देखा जाता है कि पूरी लाइफ में जो फास्ट रेडियो बर्स्ट होते हैं, बर्स्ट होते हैं, वो क्या करते हैं, सिर्फ एक ही बार दिखाई देंगे, कुछ मोस्टली। बट क्या होते हैं, कुछ ऐसे हैं फिर फॉर एवर क्या होंगे, वो गायब हो जाएंगे। बट ऐसा भी देखा गया कि कुछ ऐसे जो FRBs हैं वो क्या है, दोबारा भी दिखाई देते हैं, बट दोबारा दिखने के चांसेस बहुत रेयर होते हैं। बट ये इतने न्यूज में क्यों है, ये माना जाता है, साइंटिस्ट का ये मानना है कि जो ये फास्ट रेडियो बर्ब्स हैं, ये एक बार चमक में इतनी ज्यादा एनर्जी और रेडिएशन रिलीज कर देते हैं जितना हमारा सूर्य बहुत सारे वीक्स में एक बार करता है। ठीक है, तो ये अभी देखे गए हैं हमारे गैलेक्सी में। और इनका माना जाता है, इनका जो ओरिजिन है वो बहुत दूर, बहुत फार अवे, बहुत जो दूर दूर पे, बहुत ज्यादा दूर पे क्या है, गैलेक्सीज हैं। ठीक है, जो दूसरे ब्रह्मांड है दूर हमारे से, वहां पे ये ओरिजिन होते हैं। और उनका इंपैक्ट हमें क्या है, यहां तक भी विजिबल देखा गया है। ठीक है, तो इनके बारे में था। अब इसकी कुछ न्यू स्टडी हुई है। न्यू स्टडी में ये कहा गया है कि जो पहले हम मानते थे सोलर फ्लेयर्स और FRBs कि उनके ऊपर क्या है, पहले हम ये मानते थे जो सोलर फ्लेयर्स हैं, सूर्य से जो किरणें निकलती हैं, उन सोलर फ्लेयर्स में और FRBs में कोई फर्क नहीं है। बट अभी ये देख, बहुत फर्क है। हम पहले मानते थे कि बहुत ज्यादा फर्क है, बट अभी यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो ने एक रिजल्ट निकाला है और उसमें ये पता लगा है कि इनमें क्या है, बहुत सारी सिमिलरिटीज भी हैं। ठीक है, तो ये सिमिलरिटीज के बारे में हमें नया पता लगा है। तो ये न्यूज में था इस वीक। नाउ मूव टू द नेक्स्ट। अभी एक और सिस्टम के बारे में आया है, इजराइल का सिस्टम। जहां तक देखो इजराइल ही छाया हुआ है न्यूज में पूरा, चाहे आप वैसे न्यूज लगा लो या फिर साइंस टेक की न्यूज लगा लो। ठीक है, तो एक नया सिस्टम आया है जो है आयरन बीम के नाम से। एक शॉर्ट वीडियोस में पहले भी आयरन डोम के वर्किंग के बारे में बता चुका हूं। ये आयरन बीम के बारे में बेटा कुछ नहीं है गाइस, ये सिंपल सा कुछ नहीं है। सिंपल ये है, एक सिस्टम ऐसा है जहां पे आप क्या कर रहे हो, मैग्नन या लाइट शील्ड का यूज करके क्या कर रहे हो, एक लेजर बना रहे हो। ठीक है, क्या बनाओगे, लेजर, लाइट का रेजर छोड़ोगे और ऊपर जो मिसाइल जा रही है, लाइट सपोज ये मिसाइल आ रही है और नीचे क्या है, लेजर आएगी, लेजर ऐसे लगेगी और हवा की हवा में ब्लास्ट कर देगी आयरन बीम को। ठीक है, सिंपल कुछ नहीं है। 2014 में राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम इन्होंने बनाया था। गाइस यहां देखो, जो रफाल एडवांस डिफेंस सिस्टम है वो इजराइल का है, और जो हमें रफाल एरोप्लेन दिए हैं वो डसाल्ट कंपनी ने दिए हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना राफेल के बीच में यहां पे। ठीक है, दोनों की वर्ड्स में भी फर्क है, वो राफेल है, ये रफाल है। ठीक है, वो राफेल है, ये रफाल है। ठीक है, सबसे पहले 2019 में इसको बनाया गया था और इनकी जो रेंज है वो 7 किलोमीटर के राउंड, अप टू 7 किलोमीटर। तो बहुत हो जाती है, आसमान में 7 किलोमीटर के ऊपर इतनी ज्यादा मिसाइल्स भी नहीं उड़ती हैं। अब इसका फायदा क्या है, ठीक है, इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि जो कन्वेंशनल यूज है, सबसे पहला तो यह कि ये चीप है। ठीक है, आपको मिसाइल मैन्युफैक्चर करने में, मिसाइल को लॉन्च करने में और बहुत सारी मिसाइल लॉन्च करने में आपको बहुत ज्यादा क्या है, बहुत ज्यादा पैसे के यूज पड़ेगा। ठीक है, पैसे का एक लगेगा। बट यहां पे क्या है, आप एनर्जी का यूज करके बार बार क्या है, एक लेजर को हाई वोल्टेज प्रोवाइड करो और वो क्या, वो तोड़ देगा। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है कि आपके ये कोई खतरा ही नहीं है कि आपको, कि आपके आर्म्स जो हैं रॉकेट खत्म हो जाएंगे या फिर एंटी बैलिस्टिक। अब आयरन डोम में क्या है,
आयरन डोम लो या फिर एरो 3 ले लो, या जो दूसरा सिस्टम है इनका क्या है, जो डेविड स्लिंग है, ठीक है। अगर हम तीनों की बात करें तो इनमें किसी ना किसी पॉइंट पे क्या हो जाएगा, मिसाइल खत्म हो जाएंगे। जैसे 12 मिसाइल किस में है, डेविड स्लिंग में है, 12 ही आयरन डोम में है, तो क्या कहीं ना कहीं 12 जब यूज हो जाएंगे उसके बाद खत्म हो जाएंगे, आपको दोबारा से डालनी पड़ेंगे। तो क्या है, इसमें ऐसा कोई सीन नहीं है कि हथियार जो है, जो आर्मिनेशन है, एम्यूनेशन है, वो खत्म ही नहीं होगा। पहला तो फायदा ये। दूसरा क्या, कॉस्ट सेविंग है, खर्चा कम लगेगा, ठीक है। तीसरा क्या है, जो कन्वेंशनल एम्यूनेशन से जो पुराने रॉकेट रॉकेट है उनका कोई इनसे लेना देना ही है, ठीक है। और कंटिन्यूअसली सप्लाई किसकी है, लेजर की। अब इसके डिसएडवांटेजेस भी होंगे कुछ, बिल्कुल है। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि अगर वेदर खराब है, वेदर खराब है तो क्या ये काम नहीं करेगा। बादल है बीच में, ऊपर से मिसाइल जा रही, बीच में बादल आपको दिखाई नहीं देगा, तो कैसे काम करो। दूसरा, अगर ये भीग जाता है बारिश में, ये वाले जो है ये बारिश में भीग जाते हैं तो इनकी एफिशिएंसी कम हो जाती है, काम करना बंद कर देते हैं। तीसरा, अगर इनको जब एक्टिवेट किया जाता है तो कम से कम 5 सेकंड का टाइम लगता है, ठीक है। तो 5 सेकंड में अगर बहुत स्पीड की मिसाइल है तो क्या है, वो 5 सेकंड में आगे निकल जाएगी। तो ये थोड़े 3 नुकसान है। पहला तो क्या है, अगर मौसम खराब है तब काम नहीं करेंगे। दूसरा क्या है, जब क्या हो जाता है, जब बारिश में अगर ये भीग जाएंगे तब काम नहीं करेंगे। और इनमें क्या है, लैग है 5 सेकंड का, कि अगर आपको अगर ये बनाना है, डायरेक्ट लाइन ऑफ कॉन्टैक्ट बनाना है इनके साथ, तो आपको 5 सेकंड का वेट करना पड़ेगा, ठीक है। ये इसके कोई नुकसान फायदे थे। नेक्स्ट न्यूज है ब्राइट ट्रांजिएंट सर्वे बोट। ये कुछ नहीं है, ये बेसिकली सुपरनोवा के जो इंसिडेंट्स होते हैं उनके आधार पे, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने, एआई ने, कृत्रिम बुद्धि ने बिना किसी इंसान का इंटरवेंशन के, बिना किसी इंसान की दखलंदाजी के सुपरनोवा की खोज की है। और जो टेक्नोलॉजी है जो यूज हुआ है एआई, उसका नाम है ब्राइट ट्रांजिशन सर्वे बोट। इन्होंने क्या किया, एक सुपरनोवा जो ब्लास्ट होता है, सुपरनोवा का फिनोमेना होता है, उसको फाइंड आउट किया। किसकी मदद से, एआई ने, बिना किसी इंसान की, ठीक है। और जिसका जो नाम है सुपरनोवा का, वो नाम है SN 2003 TYK, ये इसका नाम है। और जो डाटा लिया गया है वो ज्विकी ट्रांजिएंट फैसिलिटी से लिया गया, ठीक है। ये जहां पे ये यूज हो रहा है बोट, BTS बोट जहां पे यूज हो रहा है, ठीक है। और क्या है, सिंपल सा ये कि जितनी भी सारी रिसर्च हुई है किसने की है, एआई ने की है, ठीक है। इंसानों ने कुछ नहीं किया। और इसका बेसिकली क्या है, इनका काम है सर्च करने का, डिटेक्शन का, कंफर्म करने का, क्लासिफाई करने का और अनाउंसमेंट करने का कि क्या क्या। एआई क्या कर रहा है, एआई अपनी मर्जी से खुद का, बिना किसी इंसान का यूज किए कि क्या कर रहा है, सुपरनोवा की डिस्कवरी कर रहा है, ठीक है। और उसका नाम क्या है, जो सिस्टम है उसका नाम है ब्राइट ट्रांजिशन सर्वे बोट, शॉर्ट फॉर BTS बोट। इस वीक मोदी जी ने कुछ अनाउंसमेंट की है, ठीक है। सबसे पहले जो अनाउंसमेंट है वो ये कहा है कि जो भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन है, जो इंडियन स्पेस स्टेशन है, वो हम 2035 तक बना लेंगे। और सेकंड जो क्या है कि जो पहला इंडियन जो मून पे जाएगा वो 2040 तक जाएगा, ठीक है। अब हमेशा ये अनाउंसमेंट मोदी जी ने इसलिए किए हैं बिकॉज डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस जो है वो क्या है, वो डायरेक्टली आंसरेबल है किसको, PM ऑफिस से, ठीक है। और डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस को भी डायरेक्ट किससे देना पड़ता है। जब आप स्पेस टेक्नोलॉजी पढ़ते हो तो आप एक चार्ट देखते हो, फ्लो चार्ट, जो पूरा किसका, इसरो का है, INSL है, और जितने अंडर बॉडीज है वो उन सबका है। तो उसमें सबसे पहले ऊपर क्या है, PM ऑफिस है, फिर नीचे सब डिवीजन होते होते डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस आएगा, स्पेस काउंसिल है, फिर नीचे चलते इसरो वगैरह आएंगे। तो सबसे पहले कौन है, PM मोदी। इसलिए क्या है, अनाउंसमेंट भी किसने किया, मोदी ने, ठीक है। दो अनाउंसमेंट थी, पहला जो स्पेस स्टेशन है 2035 तक बन जाएगा, स्पेस पे मून पे इंडियन पहला 2040 में जाएगा, और हम क्या करेंगे, शुक्रयान का तैयारी करेंगे, ठीक है। इसमें कुछ ज्यादा टेक्निकल था नहीं। हाँ, ये न्यूज थोड़ी सी टेक्निकल है गाइस। ये टेक्नोलॉजी है जो रिस्क वी के नाम से, अगर हम इसको RISV नहीं पढ़ेंगे, हम इसको पढ़ेंगे RISC-V के नाम। क्या पढ़ेंगे, RISC-V के नाम से। ये एक टेक्नोलॉजी है जो है रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। ये क्या, एक बेसिकली अल्गोरिदम है, एक बेसिकली चिप है, ठीक है। ये न्यूज में क्या है, ये एक ओपन सोर्स इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ आर्किटेक्चर कि क्या है, ये एक बेसिकली चिप है, ठीक है। और इस बेसिकली इस चिप में क्या है, ISA का यूज हुआ है, और सेकंड क्या है, ओपन सोर्स। अब ये ओपन सोर्स क्या होता है, ओपन सोर्स ये होता है कि जिसको भी अपनी नीड के अकॉर्डिंग इसमें कुछ ऐड करना हो वो कर सकते हैं, ठीक है। ओपन सोर्स एक क्लोज सोर्स होता है, एक ओपन सोर्स होता है। एंड ओपन सोर्स बेसिकली वो होता है जब आप क्या करना है, आपको जो एडिटिंग वगैरह करनी है वो आप अपने हिसाब से
कर सकते हो ओपन सोर्स में, बट क्लोज सोर्स में आप नहीं कर सकते। एंड्रॉइड भी क्या है, ओपन सोर्स है। तो जितनी भी एप्स वगैरह आपको बनानी है, मतलब एंड्रॉइड में ऐप बनाना इजीली इसलिए है क्योंकि एंड्रॉइड क्या है, ओपन सोर्स है। वैसे ही क्या है कि ये क्या है, ये जो सिस्टम है ये क्या है, ये भी ओपन सोर्स है, यानी इसमें आप एडिटिंग कर सकते हो। तो क्या है, क्वालकॉम जो है सबसे बड़ी चिप डिजाइनर की सबसे बड़ी जो है कंपनी है, उसने अल्फाबेट गूगल के साथ मिलकर ये कहा है कि हम क्या करेंगे, एक रिस्क 5 टेक्नोलॉजी पे काम करेंगे, और इस रिस्क 5 टेक्नोलॉजी पे काम करके हम क्या बनाएंगे, स्मार्ट वॉचेस। मेरी वाली स्मार्ट नहीं है, स्मार्ट वॉचेस बनाएंगे रिस्क भी टेक्नोलॉजी यूज करके, ठीक है। जैसे क्या है, अभी जैसे हमारे फोन किसके ऊपर काम करते हैं, हमारे फोन या तो एंड्रॉइड पे काम करेंगे या फिर क्या करते हैं, आईफोन वाले आई ऑपरेटर पे काम, आईओएस पे काम करते हैं, ठीक है। वैसे ही जो स्मार्ट वॉचेज है वो किस पे काम करेंगे, रिस्क 5 टेक्नोलॉजी पे काम करेंगे, ठीक है। रिस्क 5 टेक्नोलॉजी क्या है, ये एक ओपन सोर्स है, स्टैंडर्ड है, जो क्या करता है, इंडस्ट्री को कोलैबोरेट करता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है, इसका सबसे बड़ी खासियत यही है कि जब भी आप रिस्क वी आर्किटेक्चर बनाओगे तो लास्ट में जितना भी जो होगा वो पब्लिक डोमेन में होगा, कि हर एक इंसान को पता चलता रहेगा कि इस टेक्नोलॉजी में इतनी एडवांसमेंट आ चुकी है, इतनी एडवांसमेंट होने के लिए बची हुई है। ये क्या है, सबके लिए पब्लिक डोमेन में रहेगा। और ये क्या करता है, बैकडोर की जो एंट्री है उन सबको क्या कर देगा, एलिमिनेट कर देगा। मतलब सीधा सीधा कहने का मतलब ये क्या है कि कहीं ना कहीं सेफ रहेगा, ठीक है, कहीं ना कहीं सेफ रहेगा। अब इसका यूज कहां होगा, वेरिएबल में हो सकता है, स्मार्ट वॉचेस में, इंडस्ट्री में, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के कुछ जो स्मॉल स्मॉल डिवाइसेस है उनका यूज करने में, साथ के साथ होम अप्लायंसेस यूज करने में हम बना सकते हैं, ठीक है। ये क्या है, एज ए चिप का काम करेगा, नैनो चिप में काम करेगा टेक्नोलॉजी, ठीक है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट, माइक्रो एलगी के ऊपर है ये। एलगी तो आपको सबको पता है, ठीक है, एलगी आप सबको पता है एलगी क्या होती है, एलगी को हम सवाल बोलते हैं। बट हम किसकी बात करें, माइक्रो एलगी की बात करें। माइक्रो एलगी के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, ठीक है, बायोफ्यूल से लेके कहां तक, रिफाइनमेंट तक, बहुत सारी इसकी टेक्नोलॉजी। बट अभी ये न्यूज में क्या है, ठीक है, अभी न्यूज में का मतलब ये है कि सबसे पहले अगर हम बात करें माइक्रो एलगी होती क्या, माइक्रो एलगी क्या, स्मॉल वर्जन है किसका, माइक्रोस्कोपिक एलगी का। और ये कहां है, ये दोनों जगह मिलते हैं। दे कैन फाउंड ऑल्सो फ्रेश वाटर, मीठे पानी में मिल सकते हैं और खारे पानी में भी, या समुद्र में मिल सकते हैं, हर जगह मिल सकते हैं, ठीक है। और ये इनकी खासियत ये ग्रुप्स में भी रहते हैं, इंडिविजुअली भी रहते हैं, और कॉलोनी में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स है, ग्रीन एल्गी, डायटोम्स और डायनोफ्लेजलेट्स, ठीक है। अब साइज की बात करें तो कुछ माइक्रोमीटर से लेके फ्यू हंड्रेड ऑफ माइक्रोमीटर तक हो सकते हैं। और क्या है, कुछ अगर कलर की बात करें, इनका कलर कैसा होता है, इनका कलर, इनके जो पिगमेंट्स है वैसे होंगे, कुछ क्या है, कुछ ग्रीन्स होंगे, कुछ रेड हो सकते हैं, कुछ ब्राउन भी हो सकते हैं, कुछ ग्रीन ब्लू भी हो सकते हैं। जैसा इनका कलर में क्या है, इनके पिगमेंट जो है, जैसे हमें प्लांट्स ग्रीन क्यों दिखाई देते हैं, उनमें क्या आता है, ग्रीन पिगमेंट्स होते हैं, उसकी वजह से हमें प्लांट्स हरे दिखाई देते हैं। ऐसे ही अगर उसमें रेड पिगमेंट है तो रेड दिखाई देगा, और ब्लू है तो ब्लू, ग्रीन है तो ग्रीन दिखाई देगा, ब्राउन है तो ब्राउन दिखाई देगा, ठीक है, जैसा पिगमेंट्स है, ठीक है। अब देखो एल्गल ब्लूम की बात की, एल्गल ब्लूम क्या होता है। अब चलो एल्गल ब्लूम से पहले कुछ हम सीवीड के बारे में बात कर लेते हैं। सीवीड, एल्गल ब्लूम की बात कर लेते हैं। सीवीड, या गाइस यहाँ पे आप कुछ नोट्स है, ये पॉइंट्स दिए हुए हैं, ठीक है, आप इनको देख लो या स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड पे हो जाता हूं, ठीक है। आप उनके, अब देखो, जब भी किसी भी लेक में या किसी भी मराइन इकोसिस्टम में, चाहे वो फ्रेश वाटर हो या सोल्टी हो, जैसे ही माइक्रो एल्गी की अमाउंट या उनकी जनसंख्या बढ़ जाए, किस वजह से बढ़ जाए, या तो बहुत सारे न्यूट्रिशन आ जाए, ठीक है, या फिर क्या हो जाए, या फिर उनमें क्या हो जाए, फर्टिलाइजर्स हो, या फिर वेस्ट वाटर हो, ठीक है, वेस्ट वाटर की वजह से, इन दोनों रीजन की वजह से जब भी उनकी एल्गी की जनसंख्या बढ़ जाए तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, उस कंडीशन को हम एल्गल ब्लूम बोलते हैं, ठीक है। ये एक फिनोमेना है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, इसके बारे में, ठीक है। अब क्या है, एल्गल ब्लूम हमारे लिए फायदेमंद भी है, हमारे लिए नुकसानदायक भी है। कुछ ऐसे हैं जो एल्गल ब्लूम क्या है, HAB है, यानी हार्मफुल एल्गल ब्लूम, ठीक है, हमारे लिए, ह्यूमंस के लिए। क्यों है, क्योंकि ये क्या है, टॉक्सिक है, ठीक है। और इन्हें टॉक्सिक की वजह से क्या है, जो फ्रेश, जो किसकी वजह से, वेस्ट वाटर की वजह से एल्गल ब्लूम हुआ, और उनमें क्या टॉक्सिसिटी है, तो क्या करेंगे, हार्मफुल एल्गल ब्लूम। अब तक जो एल्गल ब्लूम देखे गए थे वो कैसे थे, वो बेसिकली हमारे लिए टॉक्सिक नहीं थे, बट अभी कैसे देखे गए, अभी हमारे लिए हार्मफुल एल्गल ब्लूम देखे गए,
ठीक है, तो एक नया कॉन्सेप्ट आया जो किसकी वजह से हो रहा है, जो हो रहा है वेस्ट वाटर की वजह से। ठीक है, एल्गल ब्लूम के कुछ पार्ट है, जैसे ब्लू ग्रीन हो गया, येलो हो सकते हैं, ब्राउन पिंक और रेड कलर के हो सकते हैं। वो कैसे, जैसा उसका पिगामेंट वैसा ही उसका कलर। ठीक है, तो जो मेन इंपॉर्टेंट बात याद रखने की है वो है हार्मफुल एल्गल ब्लूम। ठीक है, ये देखो गाइस, नेक्स्ट न्यूज पे आ जाते हैं हम। ठीक है, ये है ओरेनोइड मिटियोर शावर। ठीक है, पहले तो दो चीजें होती हैं, एक तो है कोमेट। ठीक है, कोमेट को जिसको हम पुच्छल तारा भी बोल देते हैं, हेलिकोमेट। ठीक है, हेलिकोमेट जो है वो हमेशा क्या है, हम हर 76 ईयर में क्या करता है, सन के अराउंड अपना चक्कर काट। ठीक है, यानी अगर हमारी धरती का देखें तो हमारी धरती सूर्य के चारों तरफ जो चक्कर काटती है तो क्या है, एक साल में काट लेती है। बट ये हमारे सौरमंडल में जब हेलिकोमेट घूमता है तो ये क्या करता है, सूर्य को 76 ईयर्स में अपना कंप्लीट चक्कर करता है। इसलिए क्या कहा जाता है, इसलिए ये कहा जाता है कि हर 76 ईयर में, हर 76 साल में क्या होता है, हमें हेलिकोमेट देखने को मिलता है। अब हेलिकोमेट के कुछ फ्रैक्शंस रह जाते हैं, कुछ फ्रैक्शंस रह जाते हैं। ठीक है, वो क्या है, वो फ्रैक्शंस क्या करते हैं, वो फ्रैक्शंस इन्वायरमेंट में घूमते रहते हैं। ठीक है, तो हर साल हमें क्या है, इसके फ्रेगमेंट्स हेलिकोमेट्स के देखने को मिलते हैं। और हेलिकोमेट्स के फ्रेगमेंट जो है वो क्या है, वो ये वॉरियर है जिसको ओरियोड बोला जाता था, ओरियोनोइड बोला जाता था। ठीक है, ये ऐसा दिखाई देता है। और हर साल जब भी क्या होता है, लेट जब क्या होता है, आखिरी महीने का, अक्टूबर महीने के कुछ आखिरी दिन होते हैं, तो हमें क्या मीटियोर शावर देखा जाता है कि ऐसे क्या है, बारिश हो रही है इनके जैसे। ठीक है, और ये फिनोमेना कहां देखा जाता है, ये फिनोमेना बेसिकली नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर में देखा जाता है और मिडनाइट के बाद में देखा जाता है। ठीक है, हर साल कब होता है, अक्टूबर के महीने में, लेट अक्टूबर में, यानी 15 अक्टूबर के बाद ये फिनोमेना देखने को मिलता है। और जो ये फ्रैक्शंस जो हैं, ये जो दिखाई दे रहे हैं किसके हैं, ये हेलिकोमेट्स के कुछ पार्ट्स है जो क्या है, हमारे सौरमंडल में घूम रहे हैं। अब देखो, एक एक्स्ट्रा पॉइंट मैं आप लोगों को बता रहा हूं, मीटियोर और मीटराइट्स, जब भी क्या है, जब भी कुछ भी चीज जो जल नहीं रही है और धरती पे आने की कोशिश कर रही है तो क्या है, वो मीटरोइड्स है। और जैसे ही वो फ्रिक्शन की वजह से जलने लग जाएंगे वो क्या बन जाएंगे, मीटियोर। और जब धरती पे गिर जाएंगे तो मीटियोराइट्स। ठीक है, इनमें कंफ्यूजन होता है बच्चों को, तो ध्यान रखो, जब भी क्या है, धरती पे आने से पहले जलने नहीं लगे तो क्या है, मीटरोइड्स। जब धरती पे जलने लग गए फ्रिक्शन की वजह से तो मीटियोर। और सबसे लास्ट में क्या है, मीटरोइड्स। और कुछ क्या होते हैं, ये एस्ट्रॉइड के जैसे होते हैं, छोटे पार्ट्स होते हैं। बट कोमेट जो होते हैं, कोमेट स्टार का छोटा पार्ट होता है। ठीक है, आई होप ये आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट हमने एक एटलस बना लिया है बेटा। गाइस सुनो, हमने एक एटलस बना लिया है जो है शियाना गैलेक्सी एटलस। ये क्या है, एक डिजिटल मैप है, डिजिटल एटलस है। हमने जैसे क्या, हमने बहुत सारी गैलेक्सीज को क्या किया, डिजिटली फॉर्म में कैटेगराइज कर लिया। ठीक है, अब तक हम जितनी भी गैलेक्सीज के बारे में, जितने भी ब्रह्मांड के बारे में, ठीक है, जानते हैं, उन सबको हमने क्या कर लिया, एक डिजिटल फॉर्म में रख लिया। और डिजिटल फॉर्म को हमने SGA का नाम दिया है। और अब तक क्या है, इसमें जो डेटा है 2014 से 2017 के बीच में। अब बात ये आती है कि ये वाला एटलस पहले वाले एटलस से कैसे अलग है। पहले भी कुछ एटलस थे, हाँ बिल्कुल थे, ये नया नहीं है। पहले भी देखो, पहले जो एटलसेस थे वो क्या थे, वो बेसिकली उनमें था तो वो डिजिटल नहीं थे। एक तो बात, पहला बात तो ये कि ये डिजिटल है। ठीक है, तो डिजिटल में क्या है, डिजिटल में आप फीचर कर सकते हो, फीचर देख सकते हो, और क्या है, दिखने में भी अच्छे लगेंगे। ठीक है, और आप क्या डिफरेंशिएट कर सकते हो इनके कलर के आधार पे अलग तरीकों से। ठीक है, और डिजिटल होने से क्या है, थोड़े फैसिनेटिंग लगते हैं आपको, लुभावने टाइप लगते हैं। ठीक है, और क्या है, और इसका फायदा यह है, जो पहले जो एटलस थे उनमें क्या है, लाइट के हिसाब से प्रोफाइल किया गया। ठीक है, बट अभी क्या है, अभी ब्राइटनेस के हिसाब से किया है। ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट टू लो पॉइंट, कि जो सबसे ऊपर आएंगे वो क्या है, सबसे ज्यादा चमकने वाले, नीचे जो है वो कम चमकने वाले, ब्राइटनेस के हिसाब से। ठीक है, तो और इसके और क्या फायदे हैं, और फायदे ये हैं कि एस्ट्रोनॉमर जो है, जितने भी खगोलविद हैं, जितने भी जो साइंटिस्ट है, जो क्या है, जो जिज्ञासु है, उनके लिए एक अच्छा है, उनके लिए स्टडी के लिए अच्छा रहेगा। आप डिफरेंशिएट कर पाओगे अलग अलग गैलेक्सीज को, और आप क्या है, स्टूडेंट्स को गैलेक्सीज में ज्यादा इंटरेस्ट भी प्रोवाइड कर सकते हो। क्या है, डिफरेंट टाइप दिए गए। ठीक है, तो ये SGA के बारे में था न्यूज में।
नाउ नेक्स्ट मूव, नेक्स्ट हमारी एक बीमारी पे है, ठीक है। अब ये बीमारी क्या है, बीमारी है न्यूरोसिस्टिसिरकोसिस, ठीक है। ये जो है ये एक पैरासाइट का इंफेक्शन है, ठीक है, जो हमारे क्या करता है, सेंट्रल नर्व सिस्टम को इफेक्ट करता है। और ये क्या है, ये पोर्क का है, पोर्क टेपवोम का है, जिसमें पोर्क टेपवोम में क्या आता है, टीनिया सोलियम यानी टी सिलियन सिलियम नाम से क्या होता है, एक पैरासाइट होता है जो कहां है, जो इंटेस्टाइन में मिलता है, किसकी, टेपवोम की। और ये टेपवोम कहां मिलता है, पोक के अंदर, पोक, ठीक है, जिसको हम मेरे भाषा में सुअर कहते हैं, ठीक है, उनके उसमें मिलता है। अब ये इफेक्ट कैसे करता है, ये क्या है, ये आपके ब्रेन में चला जाएगा और ब्रेन को क्या कर देगा, पूरा इफेक्ट कर देगा, डैमेज कर देगा ब्रेन को, ठीक है। अब ये इनफेक्ट कैसे फैलता, कैसे है, जब भी आप क्या करोगे, जब भी आप कोई पोक खा रहे हो और वो क्या है, वो पोक क्या है, पोक ऑलरेडी इन्फेक्टेड है, ठीक है, आपने उसको अच्छे से पकाया नहीं और उसमें क्या रह गया, या तो टेपवोम के एग है या आपका हाइजीन अच्छा नहीं है, तो क्या है, इस वजह से इफेक्ट पड़ जाएगा, ठीक है। अब देखो ये जो है डिजिटली, इसमें क्या है, ये जब भी आपको बीमारी होती है तो इस बीमारी में एक कंडीशन हो जाती है, ये आपके नर्व सिस्टम को इफेक्ट करती है सबसे ज्यादा। बट अगर ये आपके किसी बॉडी के और पार्ट्स में है तो ये ज्यादा इतना इफेक्ट नहीं करेगी। बट जब ये आपके ब्रेन में जाता है, जब आपके ब्रेन में जाता है तो इसके ज्यादा सिम्टम्स दिखने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। क्लास थोड़ी लंबी हो गई है बट हम जल्दी इसको वाइंड अप करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा वो गगनयान T1D1 टेस्ट पे है। तो हमने क्या किया, ये एक नया टेस्ट किया है, जो टेस्ट क्या है, गगनयान 1 के बारे में, ठीक है। हम गगनयान के बारे में पूरा पढ़ेंगे बाद में, ठीक है। अभी हम एक सर्टिफिकेट, जिसमें सबसे बढ़ने वाली चीज है कि ये क्या है, LVM या HLVM का बन गया। तो हमें क्या है, वुमेन के लिए, जैसे हमारा पार्ट तो क्या है तो GSLV, बट हमने नाम क्या दिया, LMV का नाम दिया, LMV Mark 3 दिया। ये बेसिकली क्या है, ये ह्यूमन स्पेस फ्लाइट के लिए क्या है, सफिशिएंट है और अच्छे है, ठीक है। तो जब भी हमारा आज गगनयान जैसे कंप्लीट होता है तो हम उसके साथ इसको वाइंड अप करेंगे। बट आपको ऐसा कुछ पता होना चाहिए कि क्या है, ये क्रू एस्केप सिस्टम का एक पार्ट है, TVDM, फ्लाइट टेस्ट व्हीकल अबोर्ड मिशन, ठीक है। नाउ लास्ट टॉपिक पे आते हैं। लास्ट टॉपिक जो है ये है गुलियन बेयर सिंड्रोम के बारे में। ये एक हमारे इम्यूनिटी के लिए एक ऐसी रेयर डिजीज है जिसमें क्या हो रहा है, जिसमें हमारी बॉडी क्या करती है, हमारी जो इम्यून सिस्टम है वही हमारे पेरिफेरल नर्व्स पे क्या करने लग जाता है, मिस्टेकली अटैक करने लग जाता है। और पेरिफेरल नर्व्स कौन सी होती है, वो नर्व्स होती है जो क्या करते हैं, हमारे ब्रेन को से सिग्नल लेके कहां जाती है, अलग अलग हमारे बॉडी पार्ट्स में। जो हमारा सेंट्रल पार्ट होता है वो ब्रेन से ले जाके कहां ले जाती है, ये जो पार्ट नर्व्स, स्प्लीन नर्व पे अटैक करने लग जाता है। और उससे क्या होता है, उससे ये क्या होती है, डैमेज हो जाती है। और मोस्टली ये कहां पे देखा गया है, ये मेल्स में देखा गया है, अडल्ट मेल्स में, ठीक है। वैसे तो ये कहा गया कि सबको इफेक्ट करता है, बट मोस्टली ज्यादा कहां पे देखा गया है, मेल्स में देखा गया, पुरुषों में देखा गया है, ठीक है। और सबसे पहले आपको पता क्या होता है, इसमें ये प्रॉब्लम है कि आपको इसके बारे में ज्यादा पता नहीं लगता है। बट स्टार्टिंग में, जब स्टार्टिंग के जो इसके सिम्टम्स होते हैं, वो आपको वीकनेस महसूस होगी, टिंगलिंग सेंसेशन होगा। बट आपको क्या है, पहले पहले आपके पैरों में स्टार्ट होगा, फिर क्या होगा, पूरे बॉडी में स्टार्ट होता रहेगा, ठीक है। और लास्ट में जो इसका हाईएस्ट अमाउंट है वो है पैरालिसिस, कि आपको क्या है, आपकी पूरी बॉडी लकवा मार जाएगी। ये क्या है, बट ये रेयर केस है, रेयर केस। इसमें क्या होता है कि आपका बॉडी में क्या, आपका इम्यून सिस्टम क्या करने लग जाता है, आपकी पेरिफेरल नर्व्स पे अटैक करने लग जाता है, ठीक है। और सिंड्रोम का नाम है गुलियन बेयर सिंड्रोम, ठीक है। आई होप आपको समझ में आएगा। थैंक यू गाइस, अगले वीक फिर से मिलते हैं। थैंक यू सो मच, बाय।